कोई नहीं समझता कि एक स्टूडेंट के दिल पर क्या गुजर रही होती है, किन हालातों से वो गुजर रहा होता है। किसी के घर में फैमिली प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया। किसी के मम्मी पापा में झगड़ा इतना हो रहा था कि इस वजह से वो पढ़ ही नहीं पाया, उसका फोकस ही नहीं हो पाया। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसे की तंगी थी, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कोई गुजर गया था, और तो और किसी को डिस्ट्रैक्शन बहुत था, दिमाग बहुत भटक रहा था और पता ही नहीं चला कि इस चक्कर में पूरा साल कब बीत गया और पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन सच्चाई क्या है, एक स्टूडेंट ना जिसके साथ ये सब हुआ होता है, वो इस वक्त आके पछता रहा होता है जब एग्जाम करीब होता है। लग रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेती, और ये सोच सोच के मन ही मन घुटा चला जा रहा है। लेकिन सच बताऊं, तुम्हें जरा भी घुटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मौका है, वक्त है। और ये ना कुछ भी मैं हवा हवा में नहीं कहने वाला हूं, सब कुछ साइंटिफिकली तुम्हें बताने वाला हूं कि इस बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करके तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ जी, पूरे साल मन मर्जी पढ़ाई नहीं हो पाई, जैसी करनी चाहिए थी नहीं करी, कोई बात नहीं, अभी भी पूरा मौका है। बस मेरा कहा मान लेना, उस स्टाइल में पढ़ लेना, और हाँ, माइंड क्लियर करो, एक नई शुरुआत करो, पछतावा दूर फेंको निकाल के, और अभी कमेंट में लिखो स्टार्ट, START स्टार्ट। आज से करेंगे, एक अलग अंदाज में करेंगे, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाना है और पढ़ाई का मोटिवेशन अपने आप आने वाला है, और फिर नंबर देखना कितने बढ़िया आएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके दिल की बात मेरी जुबान। चैंपियंस, एक बात याद रखना, एग्जाम के अंदर तुम्हारी नॉलेज के कोई नंबर नहीं होते हैं, बल्कि तुमने उस शीट ऑफ पेपर में क्या लिखा है उसके मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से एक चैप्टर तैयार किया हुआ है, उसकी एडवांस लेवल तक की नॉलेज उसको है, पर अगर वो चैप्टर ही सिर्फ 10 नंबर का है तो क्या उखाड़ लोगे तुम? तुम्हें भी ये चीज याद रखनी है कि तुम्हें अब वो समय है जहां नॉलेज हासिल करने के पीछे मत भागो। नंबर कैसे आने हैं, किसमें कितने नंबर लाए जा सकते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वेटेज क्या है हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, वो हमें पता करके चलना है, और उसी के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहेगी। रिवीजन करनी कैसे है ये भी बताता हूं, कम समय में, बिल्कुल थोड़े से टाइम में कैसे जल्दी जल्दी रिवीजन होगी वो भी बताता हूं। लेकिन अपना माइंड क्लियर कर लिया, वेटेज वाइज प्रिपरेशन करनी है। दैट मींस किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लग रही है, वो लगा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री करने में, लगा हुआ है, ओ भाई 50 नंबर की आएगी क्या ट्रिग्नोमेट्री, हल्का हाथ। मान लो किसी बच्चे की इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है, ग्रामर की उसे बड़ी नॉलेज है, लेकिन ग्रामर तो है 10 नंबर की, लिटरेचर 40 नंबर का, कौन करेगा? तो आपको ना माइंड से चलना है, जज्बाती नहीं हो जाना है, एकदम हाइपर होकर हमें पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जाओ सबसे पहले जो भी अपना सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, उसका वेटेज देखो। भाई चैप्टर का वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है, और ये सारी चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, ये रही मैंने आपके लिए निकाल के भी रखी नहीं है। देखो, साइंस में, क्लास 10th में साइंस में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, 25-25 के ये वाले हैं, पता, इतना पता होना जरूरी है। माइंड प्रिपेयर करके चलो कि भाई ये इतने इतने नंबर का, इससे ज्यादा की इसकी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। टॉपिक्स को इस तरह से हैंडल करना है स्मार्टली, हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पकड़ो कि कौन सा कितने नंबर का है। अब दूसरी बात क्या, पहला फोकस अभी बना के रखो, पासिंग मार्क्स लाने। भाई 33 का जुगाड़ करना है अपना, पहले 33% का मुझे जुगाड़ करना है, कैसे भी पासिंग मार्क्स पहले मेरे सिक्योर हो रहे हैं क्या, इतना मैंने पढ़ लिया क्या, इतनी रिवीजन है क्या, पासिंग मार्क्स को टारगेट करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 आएगा, 70 को टारगेट करना है कि अब पासिंग मार्क्स तक तो मैं आ पा रहा हूं, कैसे मैं 70 को टच करूं। उतने टॉपिक्स उठाने, उतना सिलेबस उठाना है और उतना ही पढ़ना है। 100% सिलेबस पे ना बच्चा जाने लगता है घबराहट में ना, कि सारे टॉपिक्स नहीं किए मैंने, सारे नहीं किए। तुम्हें क्या लगता था कि अगर तुम साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो 100 में से 100 लाओगे? नहीं, हमें भी पता है कि क्लास के 100 में से 100 बच्चे 100 नंबर नहीं ला सकते। अच्छा, मैंने ये लाइन क्यों लिखी हुई है, योर रियल पोटेंशियल विल कम आउट। इसका मतलब निकलता है कि तुम्हारी असली ताकत अब निकल के आएगी, क्योंकि याद रखना, जब समय तुम्हारे पक्ष में नहीं होता ना, तभी तुम्हारे कैरेक्टर का पता चलता है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो, और तुम सबके सब अंदर से वो हो जो तुम्हें भी नहीं पता। आज मैं तुमसे मिलवाने वाला हूं। ये जो एग्जाम होंगे ना, उसके बाद जो तुम अपने आप को पहचानो कि यार मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं खामखा डरे जा रहा था, डरे जा रही थी, ये तुम्हें पता चलेगा। आ जाते हैं अब कि पढ़ाई करनी कैसे है, कैसे कम समय में, इतना सा समय बचा है, कैसे जल्दी से रिवीजन कर सकता हूं मैं। सुनो, जो भी पढ़ना है ना, उसका एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं जो जिंदगी भर याद रखोगे तुम। फॉर्मूला क्या है? नोट्स प्लस PYQ इक्वल्स टू रिवीजन। और सिर्फ इसको मैं रिवीजन नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा बेस्ट रिवीजन। ये फॉर्मूला याद रख लो, बस ये फॉर्मूला
सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है। करना क्या है, कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, मान लो इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम, इंग्लिश के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स पकड़ना। नोट्स कौन से होने चाहिए? नोट्स कौन से होने चाहिए? जो तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी क्लास में तुम्हें पढ़ाए गए, या फिर ऑनलाइन तुमने अगर जैसे मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने जो तुम्हें लॉन्ग आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, पीडीएफ है, तो वो नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। उनको पढ़ा। मान लो चैप्टर नंबर 1 था तुम्हारा अ लेटर टू गॉड, तुमने वो पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद क्या करना है? पीवाईक्यूज पे आना है। पीवाईक्यूज क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में पहले जो, इससे पहले एग्जाम जो हुए हैं, क्लास 10th है, 12th है, जो भी आप क्लास में हो, उसमें पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो देखो कि क्या मैं उनके आंसर सही कर पा रहा हूं या सही कर पा रही हूं। क्या मेरे सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या उसे अटेम्प्ट कर सकता हूं? क्या अटेम्प्ट कर सकती हूं? अगर फिर कॉन्फिडेंस आने लगे यानी रिवीजन हो गई, बस बेस्ट है। पता क्यों बेस्ट है? सुनो ना, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आसमान से उतर कर नहीं आने वाला है। वो भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा जो पिछले साल पूछा गया होगा, उससे पिछले साल पूछा गया होगा। वो पैटर्न वही फॉलो होता है। यही काम हर ट्यूटर कर रहा है, हर कोचिंग वाले कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। वो जो तुम्हें सैंपल पेपर दिए जाते हैं और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं वो कुछ नहीं होते, वो ट्रेंड होता है, पैटर्न होता है, उसी को बताया जाता है कि भाई ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि हर साल आता है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है पीवाईक्यूज। अब सुनो एक और चीज, अब जब रिवीजन कर रहे होंगे तुम, तो रिवीजन करते वक्त बच्चा क्या करता है? नॉर्मल बच्चा क्या करेगा जो तुम नहीं करोगे? सुनो, नॉर्मल बच्चा ये करता है कि उसने जितना भी पढ़ा, आधे घंटे में जितना भी, पौने घंटे में उसने जो भी पढ़ाई करी, अब पढ़ के ना उसका माइंड हो जाता है भ्रष्ट। अब वो आगे बढ़ जाता है, अब वो कहता है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाऊंगा। वहीं सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स है ना वो वहां एक्टिव ही नहीं हो पाए। दैट मीन सुनो, जो भी तुमने अभी पढ़ाई करी ना, आधे घंटे पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, जो भी, जब भी तुमने ब्रेक लिया, एक टेक्निक बता रहा हूं, याद रखना। इस टेक्निक का अगर कोई लूप होल बता दे, इसमें कोई फॉल्ट निकाल दे, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं अपना नाम बदल दूंगा। भाई रिवाइंड टेक्निक है। रिवाइंड टेक्निक क्या कहती है? तुम्हें जो भी तुमने पढ़ाई करी, जैसे ही तुमने ब्रेक लिया, आधे घंटे में 45 मिनट्स, 20 मिनट, जितनी बार भी तुमने ब्रेक लिया, अब सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा। हाँ, दिल नहीं होता पढ़ने का, सोचने का, उस वक्त सोचने का दिल नहीं होता कि क्या क्या पढ़ाई करी है, लेकिन यही वो पॉइंट होता है जब न्यूरॉन्स का जो पाथ है वो एक्टिव होता है। फिर तुम्हें वो भूलने में दिक्कत होगी, भूल नहीं पाओगे। रिवाइंड करना। मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ा था लेंचो का, अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो मैंने क्या क्या पढ़ा? लेंचो एक फार्मर था और हेल स्टॉर्म हो गया था, उसकी जो क्रॉप थी डिस्ट्रॉय। वो सब रिवाइंड करना है, रिवाइंड करना है। और रिवाइंड सिर्फ दिमाग में ही नहीं करना है, दिमाग में ही नहीं करना है, आपको एक कॉपी लेना, पेन लेना, और जो भी समझ में आ रहा है ना मोटा मोटा पॉइंट उसका, हाँ मैंने क्या पढ़ा था, इसका मैंने पढ़ा था लेंचो था, फार्मर था, इसे रफ लैंग्वेज में उतार लेना। इससे फायदा क्या होगा? भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही मान लो सोशल साइंस का कोई तुमने टॉपिक पढ़ा, साइंस का टॉपिक पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी पढ़ रहे हो, जितना पढ़ा रिवाइंड करो। बिना रिवाइंड किए अगर आगे बढ़ोगे ना, भूल जाओगे। मैं वार्न कर रहा हूं, भूल जाओगे। लेकिन नहीं, तुम सब चैंपियंस हो, तुम नहीं करोगे ऐसा। तुम रिवाइंड टेक्निक फॉलो करोगे। सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट देना, रिवाइंड करो। दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। जोर क्यों पड़ता है? न्यूरॉन्स अपने जो होते हैं ना एक्टिव होते हैं, इसलिए दिमाग पे जोर पड़ता है, और वही तुम्हें याद हो जाए। चैंपियंस सेल्फ प्रिपेयर्ड मिनी नोट्स, इसका मतलब खुद के द्वारा बनाए गए बहुत छोटे से नोट्स। वो कैसे होंगे? पहली बात तो ये याद रखना, किसी के नोट से, किसी टीचर ने आपको कराया, ट्यूटर ने कराया, उन नोट से आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, आप नहीं याद रख पाते। जब खुद अपनी राइटिंग में हम कुछ पढ़ते हैं ना, हमें वो याद रह जाता है। मानते हो कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब इतना समय थोड़ी है सर कि नोट्स बनाएंगे हम। नोट्स बनाने को नहीं कह रहा हूं मैं। हमने आपसे क्या बताया कि आपको रिवाइंड टेक्निक करनी है। रिवाइंड का मतलब क्या था कि जितना भी पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स पढ़े, वो आप उतार रहे हो ऐसे रफ लैंग्वेज में। बस उसी रफ लैंग्वेज को मैं यहां नोट्स का नाम दे रहा हूं। बस उसी में ना एक छोटा सा एड ऑन कर लेना। क्या चीज? जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गए, जिसके अंदर फॉर्मूले हैं, तो एक जगह उसके फॉर्मूले बिना देखे लिख लेना। चैप्टर वाइज लिखते हुए चलो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, या फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा था, या कोई केमिकल फॉर्मूले थे जो उस टॉपिक पे आए थे, उस चैप्टर में थे, तो बिना देखे लिख लेना। इससे क्या हो जाएगा? नोट्स के नोट्स बन जाएंगे, और एक बार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा ना, तुम्हें याद रह जाएगा। इस तरह से करते करते तुमने मान लो 5 चैप्टर पढ़े, 5 चैप्टर में मान लो अगर 20 फॉर्मूले थे टोटल, तो 20 के 20 फॉर्मूले तुम्हारे पास एक जगह लिखे हुए हो गए कि नहीं? हो गए। अब नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें रिवीजन करनी हो, तो वो सारे नोट्स तुम्हारे खुद के हाथ के लिखे हुए वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हें याद आ जाएगा, यार इसमें मैं गड़बड़ी कर रहा था लिखते हुए, गड़बड़ी कर रही थी, भूल गई थी, मैं भूल गया था, हाँ फिर मुझे याद आया था,
समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ये काम तुम्हें कोई ट्यूटर भी करके दे सकता है, लेकिन नहीं, उससे तुम्हारा फायदा नहीं है, खुद करना है। कर पाओगे तो फॉर्मूले इस तरह से एक जगह लिखे हुए तुम्हारे पास होने चाहिए। दूसरा चार्ट या मैं से बोल सकता हूं डायग्राम, जैसे सोशल साइंस के अंदर होता है और साइंस में काफी ऐसा होता है कि तुम्हारे एग्जाम में ना आपसे डायग्राम बनाने को कहता है, या चार्ट होते हैं वो प्रिपेयर करने को कहता है, कोई टेबल होती है वो प्रिपेयर की जाती है, वो भी इसी तरह से एक जगह ना आप बना लेना, चाहे रफली बना लेना, वो तुम्हारे पास होने चाहिए। क्यों? कि अब पूरा सिलेबस जितना भी है, 7-8 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, उसके अंदर जितने भी चार्ट्स हैं, जितने डायग्राम है, वो मुझे पता है कि अच्छा ये वाला आता है यार, ये तो कर रखा है, ये वाला आता है, ये तो कर रखा है। ये तुम्हारे पास एक जो तुम्हारी रिवीजन की कॉपी है ना, वो छोटे से नोट्स जो मैंने एग्जाम से एक दिन पहले जो तुम्हें देखने हैं, खुद के बनाए हुए, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें फिर सोचना नहीं पड़ेगा दोस्त, तुम ना वो काम कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। ये बातें सबको नहीं पता, ये सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये माइंड से खेलने वाली चीजें ये आज आ जाते हैं। तो चार्ट और डायग्राम बनाने, क्लियर हो गया। इसी तरह से मान लो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, वैसे इंग्लिश का तो टेंशन छोड़ ही दो, वो तो मैं तुम्हारा करा ही रहा हूं। मान लो कोई ऐसा थियोरिटिकल पेपर है, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया। अब उसके अंदर ना क्या होता है, डेट्स होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स या वर्ड्स होते हैं। जब रिवाइंड कर रहे हो ना कि क्या क्या पढ़ा था, तो ऐसे रिवाइंड में ना वो डेट्स, एक जगह डेट्स प्रॉपर्ली लिखी हुई हो, वो डेट्स, वो कीवर्ड्स एक जगह लिख लेना, रफ राइटिंग में लिखना, बहुत ज्यादा सजाना मत, बट लिखना, ताकि कल को दोबारा से देखो ना तो याद आ जाए। अच्छा। कितना टाइम लगाना है इसे लिखने में? वही 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। जैसे करते चले जाओगे, चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाओगे ना, माइंड को पता होगा 4 चैप्टर पढ़ चुका हूं, 4 चैप्टर के अंदर ये वाले डेट्स थे, ये वाले फॉर्मूले थे, ये वाले कीवर्ड्स थे, ये वाला डायग्राम था, बस आगे बढ़ जाऊं क्या अब? हाँ बढ़ जाओ। ये तरीका होता है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। हाँ, इंग्लिश के लिए तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, एक सब्जेक्ट तो तुम्हारा कट कर दो। क्यों? इंग्लिश के लिए जो मैंने तुम्हारी 5 टाइम्स रिवीजन करवाने का प्लान किया हुआ था ना, सक्सेसफुली अचीव भी होगी। पहली रिवीजन तो कंप्लीट भी करा दी। तुम्हें अलग से जो तुम्हारी पहली बुक है फ्लेमिंगो हो गई या फिर फर्स्ट फ्लाइट हो गई, तुम्हारी वो अलग है, पोयम अलग है, तो सब कुछ मैं करवा रहा हूं, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। तुम्हारे पास जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके लिए बता रहा हूं ये सारे तरीके। चैंपियंस, अब अपने टारगेट सेट करो। पहला टारगेट होगा भाई पासिंग मार्क्स स्कोर करने, 33% से ज्यादा लेके आने, उतना जुगाड़ करना है। अब क्या ये मुश्किल लग रहा है? सोच के देखो, मुश्किल लग रहा है क्या? रिवीजन का तरीका पता चल गया, खुद के हाथ से नोट्स भी बन रहे हैं, कम समय में रिवीजन भी हो रही है। जो टॉपिक्स नहीं भी आते कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अभी 35 का जुगाड़ करना है। 35 नंबर का तो कर ही लूंगा मैं, कर ही लूंगी मैं। हाँ, जिसमें से तो इंग्लिश तो भूल ही जाओ, क्योंकि इंग्लिश तो डियर सर करवाए रहे हमारे, कोई टेंशन ही नहीं। वहां तो पास किया, वहां तो 80 आउट ऑफ 80 की प्लानिंग चल रही है, वो वीडियो देखता रहूंगा मैं, देखती रहूंगी, वो रिवीजन सर के साथ करती रहूंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो पहला टारगेट क्या तुम्हारा? पासिंग मार्क्स। भाई कम से कम 35 नंबर तो जुगाड़ हो जाए, 35 नंबर तुम्हारा पहला टारगेट है। अब सोच के देखो, जो बच्चा पूरे साल से पढ़ रहा है, पूरे साल से मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है? कौन सा प्रेशर? भाई उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर, उसके ट्यूटर सब सोच रहे हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है। उसके ऊपर ना एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। एक हो तुम्हारा टारगेट अभी 35 का है, पहले तो 35 का जुगाड़ लगा, 35 तो यूं लिया होगे, यूं प्रिपरेशन हो जाएगी इसकी, तो इतना तो तुम अचीव कर ही लोगे ना। तुम्हें तो लोग पहले से ही बोल रहे हैं अरे ये नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ती, तो तुम्हें फर्क ही क्या पड़ रहा है? उनसे जाके बताओ भी मत कि मैं सीक्रेटली पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। ठीक है, अब लाइट फील हो रहा है थोड़ा सा। आ जाते हैं फिर नेक्स्ट टारगेट क्या बनाना? जब 35 का जुगाड़ हो जाए ना, अब जाना 70 की तरफ, कि इतना तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा मैं सिलेबस और पढ़ता हूं और पढ़ती हूं, देखता हूं कितना बचा हुआ है, क्या है उन टॉपिक्स में, कौन सा आसान टॉपिक है जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसमें मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, ज्यादा वेटेज भी है उसका। मान लो कोई टॉपिक था जो तुम्हें बहुत आसान लग रहा था, मजेदार लग रहा था, उसे पढ़ने में दिल भी लग रहा था, वो उसकी तरफ पहले जाओ। जो टफ लग रहा है उसे अभी थोड़ा साइड छोड़ दो, क्योंकि हमारा टारगेट 70 का है। 100% सिलेबस पे तो हम जा ही नहीं रहे, 100 में से 100 हमारा प्लान में ही नहीं, अभी नहीं है, बाद में होगा। फिर 70 तक हमें जाना है, और जब हम 70 के लिए श्योर हो जाए कि 70 में से भाई 70 ला सकता हूं, इतना तो मैं करके बैठ गई हूं, उसके बाद जाना है कहां? 90 की तरफ। अब जितना मिल जाए वो एक्स्ट्रा है, अब जितना मिल जाए एक्स्ट्रा है। जो बच्चे कुछ टॉपिक है उस पर भी मैं महारत हासिल करूंगी। ये सब ऐसे हवा में नहीं हो रही बातें। ये जो मैं सेल्फ प्रिपेयर्ड मिनी नोट्स के बारे में बातें कर रहा हूं ना, एक बार ट्राई करके देखना, तुम्हें सब कुछ ऐसे माइंड में घूम जाएगा, अरे यार ये तो मुझे आता था, ये तो एकदम फ्लैशबैक आएगा जब एग्जाम में बैठे हुए कर रहे होंगे, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे खुद के हाथ के बने हुए होंगे। कौन से टीचर अच्छे हैं, किससे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, उस चैनल से पढ़ें, इस चैनल से पढ़ें, भाई भूल जाओ। जिसका समझ में आ रहा है ना उससे पढ़ लो, वो बेस्ट टीचर है। बात ही खत्म है, मैंने बिल्कुल क्लियर आपको कर दिया यहां पे। ठीक है, अब कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ें? क्या सैंपल पेपर पढ़ें? तुम्हें जरूरत नहीं है,
तुम्हें जरूरत नहीं, ये उनके लिए होता है जिनका पूरा 100% सिलेबस हो चुका होता है। अभी सैंपल पेपर तुम्हारे लिए नहीं है, ये तब करना जब 70+ तक का जुगाड़ पूरा तुम्हारा हो चुका हो। क्या मॉक्स हमारे लिए हैं? नहीं, मॉक्स भी तुम्हारे लिए नहीं है। मॉक्स भी उनके लिए जिनकी पहले प्रिपरेशन हो चुकी है। तुम जो मिनी नोट्स बना रहे हो वो काफी है अभी तुम्हारे लिए। फिर आता है एनसीईआरटी को पकड़ के बैठे, क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? हाँ, घूम फिर के एनसीईआरटी पे आना। एनसीईआरटी और जो वेबसाइट है, जैसे सीबीएसई की वेबसाइट पे प्रैक्टिस मैनुअल है, क्वेश्चन बैंक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उन्हें पकड़ लो, वो इंपॉर्टेंट है। वहीं से तो आएगा, वही तो सवाल बनाएंगे, और कोई अलग से थोड़ी बनाएगा। आ जाते हैं तो एनसीईआरटी या सीबीएसई की वेबसाइट पे जितना मटेरियल है वो हर वक्त तुम्हारे लिए सही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक करें, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, ये तुम्हारे लिए। तुम तो एनसीईआरटी पकड़ो, पीवाईक्यूज पकड़ो, उनके सॉल्यूशन देखो, सजेस्टेड आंसर देखो और घोंट लो अपने अंदर। बस ये ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल भटकना मत। कोई दोस्त कितना ही बोले ना, कोई टीचर कितना ही बोले, सैंपल पेपर पकड़ लो, मॉक्स दे लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कर लो। तुम्हारे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये है कि जो सिलेबस है पहले वो पूरा कर लूं मैं, पहले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो पकड़ लो, जो पीवाईक्यूज है वो पकड़ लूं मैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज प्लस रिवीजन, जो भी आपके नोट्स हैं और जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, उसके साथ जाना है। चैंपियंस, सोच के देखो, जब तुम्हारे एग्जाम हो चुके होंगे, रिजल्ट आ चुका होगा, और कुछ समय बाद तुम अपने जूनियर से कहानी सुना रहे होंगे कि पता है मेरी तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था, फिर भी कुछ समय के अंदर ही मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली, देख मेरे कितने अच्छे नंबर आ गए। उस वक्त ना तुम एक चैंपियन वाली असली फीलिंग आने वाली है। सो यू ऑल आर चैंपियंस। जो तरीका बताया, अपनी आंखें नीचे करो, सर नीचे करो, किताब में डालो, लिखना शुरू करो और लग जाओ, मजे करो, बिकॉज यू आर स्पेशल। तुम लोग स्पेशल टैलेंट हो और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, तुम्हारे साथ खड़ा था, हूं और रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।